हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गुरु में। दोस्तों, वर्तमान में एकल परिवार में रहने का प्रचलन बढ़ गया है, जिसके कारण से वृद्धावस्था में अधिकांश लोगों को अकेला रहना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके भरण पोषण और देखभाल की समस्याएं आने लग गई। संसद द्वारा इसी समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पारित किया गया। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये कानून क्या है। आइए देखते हैं। दोस्तों, इस कानून का नाम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 रखा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस उपलब्ध कराना, उन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था। यानी कि माता पिता और सीनियर सिटीजन की मदद के लिए कानून बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत माता पिता और सीनियर सिटीजन जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, जिनके बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेंटेनेंस नहीं देते हैं, उनके विरुद्ध वो ट्रिब्यूनल में यानी कि अधिकरण में आवेदन करके एप्लीकेशन लगाकर उनसे मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे अपनी संपत्ति भी खाली करा सकते हैं। दोस्तों, माता पिता में कौन कौन शामिल हैं? माता पिता में जैविक माता पिता, सौतेले माता पिता, गोद लेने वाले माता पिता ये शामिल थे। लेकिन संशोधन विधेयक 2019 में सास ससुर, नाना नानी और दादा दादी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इन लोगों का सीनियर सिटीजन होना जरूरी नहीं है। ये लोग बालक के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब बालक में कौन कौन आएगा? उसमें पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, लेकिन इसमें अवयस्क शामिल नहीं होगा। लेकिन वर्ष 2019 के संशोधन विधेयक में सौतेला पुत्र, दत्तक पुत्र जिसे गोद लिया गया है, पौत्र, पौत्री, बहू, दामाद को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया गया है। वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन कौन कहलाएगा? वर्ष 2007 के अधिनियम के अनुसार जो भारत का नागरिक हो और जिसने 60 साल या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। लेकिन संशोधन विधेयक 2016 के अनुसार इस आयु सीमा को हटा दिया। अगर उसकी आयु सीमा 60 से कम भी है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, वो बीमार है, अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, तो इस अधिनियम के तहत वो अपने कानूनी वारिस रिलेटिव के खिलाफ केस करके भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। नातेदार या रिलेटिव, आपने देखा होगा कि कई लोगों की संतान नहीं होती है या कई लोग शादी नहीं करते हैं। ऐसे केस में कानूनी वारिस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उनके पास है या उस वरिष्ठ नागरिक की मृत्यु के पश्चात वो संपत्ति उसको प्राप्त होने वाली है। लेकिन इसमें नाबालिग बच्चे शामिल नहीं होंगे। उनके विरुद्ध वो केस कर सकता है। संशोधन विधेयक 2019 में नाबालिग को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व इनके कानूनी उत्तराधिकारी करेंगे। इस अधिनियम की धारा 5 में आवेदन कौन कर सकता है ये बताया है। आवेदन माता पिता या सीनियर सिटीजन खुद कर सकते हैं। अगर वो खुद करने में असमर्थ हैं तो वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, कोई एनजीओ कर सकता है, या अधिकरण खुद, उसके पास कोई सूचना आई हो जैसे अखबार में या किसी के मार्फत सूचना मिली हो तो वो खुद भी संज्ञान ले सकता है। धारा 6 में जुडिक्शन के बारे में बताया है कि कहाँ पे आवेदन किया जा सकता है। जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ आवेदन किया जा सकता है, जहाँ रहता था वहाँ आवेदन किया जा सकता है, या जहाँ पे संतान और नातेदार रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे भी केस कर सकता है। धारा 7 में बताया कि किस कोर्ट में केस करना है, यानी कि इसके संबंध में अधिकरण का गठन किया गया है। हर जिले में एक या उससे अधिक अधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम लेवल का अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। धारा 9 में भरण पोषण के लिए आदेश। इस अधिनियम में जो प्रतिमाह भत्ता बताया गया वो 10,000 रुपये से अधिक नहीं था, लेकिन संशोधन विधेयक में इस अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब अधिकरण के विवेक पर डिपेंड करता है। धारा 13 में भरण पोषण राशि का जमा किया जाना। आदेश की दिनांक से 30 दिन के अंदर इस अधिनियम में जमा कराना था, लेकिन संशोधन विधेयक अधिनियम में इस अवधि को 30 दिन के स्थान पर 15 दिन कर दिया गया है। धारा 17 में विधिक प्रतिनिधि का अधिकार बताया गया है। यानी कि 2007 में किसी भी पक्ष को वकील के द्वारा पैरवी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन संशोधन विधेयक 2019 में माता पिता, पितामही या वरिष्ठ नागरिकों को अपनी ओर से विधि प्रतिनिधि द्वारा पैरवी करने का अधिकार दे दिया गया है। धारा 23, कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का अंतःकरण है वो शून्य माना जाएगा। जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, उसके द्वारा अपनी संपत्ति का दान के जरिए या दूसरे तरीके से
ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इस शर्त के साथ ट्रांसफ़र किया गया है कि जिसको ट्रांसफ़र किया गया है वो उसकी मूलभूत आवश्यकता और मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन वो बाद में उनकी पूर्ति नहीं करता है और असफल रहता है, तो सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन लगा के उस ट्रांसफ़र को शून्य घोषित करा सकता है। वह ट्रांसफ़र ऐसा माना जाएगा जो कि फ्रॉड के जरिए या अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए कराया गया माना जाएगा। धारा 24 में वरिष्ठ नागरिक को आरक्षित छोड़ना और परित्याग के संबंध में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिस पर इसकी जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करने की और वह वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे स्थान पर छोड़ देता है, इस आशय से छोड़ देता है कि पूर्ण रूप से परित्याग करने के आशय से छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। परंतु संशोधन विधेयक अधिनियम में अब उसे 6 महीने का कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 16 में अपील के संबंध में प्रोविजन बताए गए हैं। अधिकरण के खिलाफ अपीली अधिकरण में अपील की जा सकती है, लेकिन पहले केवल माता पिता और सीनियर सिटीजन अगर अधिकरण के आदेश से खुश नहीं हैं तो अपील अधिकरण में 60 दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकते थे। लेकिन संशोधन विधेयक 2019 में अब बच्चों को और जो संबंधी है वो भी अगर फैसले से खुश नहीं है तो वो भी अपील अधिकरण में अपील कर सकते हैं। दोस्तों, माता पिता का सीनियर सिटीजन होना आवश्यक नहीं है, वो अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तब भी कोर्ट के अंदर केस कर सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल आता है कि कोर्ट को कितने दिनों में फैसला करना पड़ेगा। तो जो आवेदन किया है उसके बाद में जब तामील हो जाती है विपक्षी पर, तो उस तामील से 90 दिन के अंदर कोर्ट को इसका निस्तारण करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद।